नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। ये महासंग्राम है महाराष्ट्र का, और ये महासंग्राम इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूं तो हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि भारत जो है एक चुनाव प्रधान देश हो गया है। अभी लोकसभा चुनाव जो है 5 महीने पहले हुआ, उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव देखे, और अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन नतीजों का भी विश्लेषण ही लोग कर रहे थे कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और हम इस वक्त मुंबई में हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक या अगले 1 महीने तक देश की राजनीति का भी केंद्र बनी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बेहद बेहद खास हैं। इसलिए सिर्फ खास नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद देश का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद देता है, बल्कि इसलिए भी बहुत खास हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 सालों में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में 4 राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, 4 बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 6 राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना और जो एनसीपी है उसमें टूट हो चुकी है, और इसके पहले जो अगर 5 साल में देखें तो 5 साल में जिस तरह से 3 बार यहां सरकार बनी और गई, उसके कारण राज्य की जो राजनीतिक स्थिरता उस पर भी सवाल उठे। तो ये तमाम चीजें हैं, और एक बार फिर से बीजेपी और उनके साथ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने का जो है वो योजना बना रही है। अब उनके साथ एनसीपी भी है, अजीत पवार की एनसीपी भी है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं के साथ। तो क्या कुछ होगा महाराष्ट्र के चुनाव में, कौन से मुद्दे हैं जो डोमिनेट करेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहा है, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ विश्वास पाठक जी जुड़े हैं बीजेपी से। विश्वास पाठक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ भरत सिंह जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के यहां पर ग्राउंड पर लगभग कई सालों से काम कर रहे नेता हैं भरत सिंह जी। और मेरे साथ शैलेंद्र परांजपे जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं विश्वास जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। हरियाणा तो जीत गए, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या होगा? दुगदुगी सबकी बड़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति 5 सालों में बिल्कुल बदल चुकी है। आपके जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की विरासत वाली जो पार्टी थी, अब वो आपके साथ नहीं है, और एनसीपी अजीत पवार की आपके साथ है। क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या कुछ होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि आपने हरियाणा से सवाल पूछा मुझे, हरियाणा चुनाव के पहले किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार की बातें की गई थी, विशेषतः कांग्रेस ने किस प्रकार से बातें की गई थी, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे। हरियाणा में हम लगातार 2 बार सरकार बना चुके थे, और तीसरी बार सरकार बनाते समय क्या तकलीफ होती है, एंटी इनकम्बेंसी को कैसा टैकल करना पड़ता है, ये सब आप जानते हो। उसके बावजूद भी हमने 2019 के मुकाबले इस बार हरियाणा में हमने स्वयं के बलबूते पे हमने सरकार बनाई है। वही किस्सा महाराष्ट्र में होने जा रहा है। काफी चर्चा होगी, एग्जिट पोल आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बड़े पैमाने पे आ रही है। अजीत दादा पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है जो एकनाथ जी शिंदे है, और भारतीय जनता पार्टी है, हम 200 से अधिक सीटें लेकर महाराष्ट्र में एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। लेकिन विश्वास जी, आप इतने विश्वास से कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें, अगर वास्तव में इतना विश्वास या इतना आत्मविश्वास होता तो पिछले 2-3 महीने में जितने ऐलान हुए हैं, जितनी योजनाओं की घोषणा की है, वो सब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नर्वस है बीजेपी या शिवसेना जो है, इसलिए धड़ाधड़ यहां तक कि चुनाव की तारीख का जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन भी आप लोगों ने जो है वेबसाइट पे कई सारी जो चीजों का ऐलान कर दिया जिसको आपको विथड्रॉ करना पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए 2014 से 19 हमारी एनडीए की महायुति की सरकार थी। जिस प्रकार से महाराष्ट्र ने काम किया वो जनता ने देखा है। उसके बाद में धोखाधड़ी होके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो सरकार बनाई, वो 2-2.5 साल में पूरे जो हमारी निर्णय प्रक्रिया थी पूरी बंद हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी। उसके बाद में वापस एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार जब आई, और जिस प्रकार से 2-2.5 साल में हमने निर्णय लिए, वो निर्णय दिखाई दे रहे हैं, और ये 2 साल से लगातार चल रहे हैं। आप क्यों केवल गत 2 और 3 महीने का देख रहे हैं? निर्णय तो हमारे तभी से चल रहे हैं, और ये सब जनता के हित में है। और जैसा हम आपको बताना चाहते हैं
कि किसानों को हमने 45 लाख किसानों को नहीं, मैं उस पर आऊंगा, पर मैं ये मेरा मूल सवाल है, अभी तो चुनाव आयोग भी देख रहा है कि आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया, उसकी जांच हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप लगातार निर्णय ले रहे थे, मैं कह रहा हूं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो उसके बाद भी इस तरह की क्या जल्दबाजी थी? चुनाव का ऐलान होने के बाद में कोई भी निर्णय लिया नहीं गया है, उसके पहले ही निर्णय ले गया है। आप शायद कारपोरेशन और अपने ये महामंडल की बात कर रहे हो, वो तो उसकी जो चुनाव है उसका जो निर्णय वो भी पहले हो गया था। उसकी छानबीन इलेक्शन कमीशन कर रही है। अभी देखिए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, कंप्लेंट्स आती है, काउंटर कंप्लेंट्स आती है, वो चलते रहता है। लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है, नतीजे का सवाल है, महायुति की सरकार मोटे तौर पर बड़े पैमाने पर हम जीत के आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, हरियाणा से बात शुरू हो गई क्योंकि कांग्रेस भी हरियाणा का दर्द लेकर महाराष्ट्र में आई है। हरियाणा में आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, ऐसा लग रहा था सरकार बना रहे हैं। जलेबियां तक जो है पार्टी ने ऑर्डर कर दी थी, जलेबियां भी आ गई थी, लड्डू के ऑर्डर हो गए थे, ढोल वाले वापस भेजने पड़े। अब महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस जो है, जो विश्वास होना चाहिए था महाराष्ट्र में, वो थोड़ा डिगा भी है? और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के बाद जो है महाराष्ट्र में जैसा पहले लग रहा था कि बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है महाआघाड़ी, वो अब कॉन्फिडेंस रहा नहीं। देखिए, हरियाणा के चुनाव से तो कुछ जो हमें हार मिली है, तकलीफ तो होती है, कोई भी हो। अगर विश्वास जी होते, अगर हारते तो उन्हें भी तकलीफ होती। लेकिन आपको बधाई देता हूं हरियाणा के चुनाव के लिए, आप जीते हैं। ठीक है, एक जीतता है, एक हारता है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव दोनों में बहुत फर्क है। हरियाणा का परिप्रेक्ष्य अगर आप देखेंगे और महाराष्ट्र का देखेंगे तो बहुत ही अलग दिखेगा आपको। हरियाणा में कोई एक शिवसेना की दो शिवसेना नहीं किया गया था। वहां पे हरियाणा में कोई एक राष्ट्रवादी को दो राष्ट्रवादी नहीं किया गया था। हरियाणा में किसी के पिताजी को किसी ने चुराया नहीं था। हरियाणा में किसी के चाचा को किसी भतीजे ने चुराया नहीं था। लेकिन यहां पे हुआ है। और महाराष्ट्र की जनता और विश्वास जी को मुझे लगता है विश्वास होगा, यहाँ की जनता बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही समझदार है और जानती है कि कौन असली है और कौन नकली है। तो जो इनके साथ बैठे हैं वो नकली हैं। क्यों इसलिए नकली कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब ये इनके मंत्री बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद ये कहते हैं कि अजीत दादा पवार के साथ बैठने में मुझे तो बहुत घिन लगती है, उल्टियां आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर माहौल क्या है। भले ये बाहर आके हंसते हुए चाय पिए और गले मिले, ठीक है, वो तो दिखाना है लोगों को, टीवी पे दिखाना है। लेकिन जब इस तरह से कोई एक मंत्री कहता है तो ये समझिए कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो चुनाव के समय, जब हम अब 1 महीने के बाद चुनाव है, उसका रिजल्ट में बदलाव भी दिखेगा। नहीं, पर भरत जी, अंदर तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो विश्वास जी की पार्टी और उनके गठबंधन में सब कुछ अंदर ठीक नहीं है, लेकिन अंदर तो आपके यहाँ भी ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को रोज जो है, जो अब कांग्रेस का वो शिवसेना के नेता जो उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर देते हैं, आप उनको जो है ना मुख्यमंत्री मान रहे हैं, ना उनको उनके हैसियत के बराबर सीटें देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तो वो तो आपके यहाँ भी बहुत सब गड़बड़ चल रहा है। श्रीवास्तव जी, इसमें बुरा क्या है? अगर शिवसेना का कोई नेता अगर कहता है कि उद्धव जी मुख्यमंत्री चाहिए, बनना चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है? मैं कहता हूं कि नाना पटोले मुख्यमंत्री बनने चाहिए। मैं अगर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं, तो मैं चाहूंगा ना कि नाना पटोले मुख्यमंत्री बने। यही तो गड़बड़ है। वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे बने, आप चाहते हैं नाना पटोले बने। एक चेहरा नहीं आप दे पा रहे। हर एक कार्यकर्ता, देखिए, हर एक कार्यकर्ता का ये ख्वाहिश होता है कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो इसमें क्या बुरा है? अगर कोई कहता है अजीत दादा, अगर शरद पवार जी के यहाँ से कहता है कि सुप्रिया ताई मुख्यमंत्री बने या पाटिल जी मुख्यमंत्री बने, तो क्या बुरा है? हर कार्यकर्ता का चाहता है। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए और कौन नहीं बनना चाहिए, पहले तो जो सत्ता में है उससे ये डिक्लेयर करना चाहिए ना। हम तो बाहर हैं, हम तो डिक्लेयर कर देंगे बाद में। पहले जो सत्ता चला रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधीनों को यह बताना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। इनमें तो लड़ाई है। अजीत दादा कहते हैं कि मुझे तो आप लेके आए मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शिंदे जी कहते हैं अरे वाह, मैं कैसे जो है मुख्यमंत्री छोड़ दूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं छोड़ूंगा, लाडली बहन तो मेरी है। लाडली बहन पे झगड़ा हो रहा है, किसकी लाडली बहन है? ये बोलते मेरी बहन है, वो बोलते मेरी बहन है, ये बोलते मेरी बहन है। अब तीनों में से ये तो डिक्लेयर करो कि किसकी बहन है। अरे एक तरफ बहन बहन करके तो ठीक है, और वहां पे 100 रुपए का स्टैंप पेपर को 500 करके, मतलब बहन को दे रहे हो और भाई से ले रहे हो। ये हालत है इनकी। ओके, तो मैं विश्वास जी आपसे पूछ लेता हूं। वो कह रहे हैं कि हालांकि जो है
देवेंद्र फडणवीस जी की बात करें तो उन्होंने तो कहा कि भैया मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अब लोग यही नहीं समझ पा रहे मुख्यमंत्री कौन बैठे हुए हैं। जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री बैठे हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री बैठे हैं, क्योंकि वहां एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री थे। तो सवाल यह है कि अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई हम लोग डिक्लेयर नहीं किया, आप लोगों की से भी कोई डिक्लेयर नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ये तो खबरें चल रही हैं कि अगर आप सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे तो इस बार जो है देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाएगा, इस तरह की खबरें चल रही हैं। देखिए, आज के तारीख में हमारी जो धारणा है वो बहुत साफ है। महायुति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रही है, हम जीत के आने वाले हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री ये तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगे। मतलब अभी शिंदे जी का तय नहीं है कि वो रहेंगे। हो सकता वापस शिंदे जी होंगे। शिंदे जी बेहतर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप इतिहास देखते हो, हमारे 2014 में 122 विधायक थे, 2019 में हमारे 106 विधायक थे। उसके बावजूद भी हमने एकनाथ जी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। यही हमने बात बिहार में भी की। नीतीश बाबू की सीटें कम थी, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमारे लिए मुख्यमंत्री कौन बना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार लाना यह हमारा पहले ही प्रायोरिटी है और वो हिसाब से हम लड़ रहे हैं। अब रही बात इनकी, तो बार बार उनके वो शिवसेना कह रही है कि उद्धव ठाकरे को घोषित करो मुख्यमंत्री। नाना पटोले कहते कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। उधर जयंत पाटिल भी अपना लेकर तैयार है। इसलिए देखिए, महायुति की चिंता आप ना करें। महाविकास आघाड़ी में देखो भी, और अगले 1-2 दिन में जब इनका सीट शेयरिंग शुरू हो जाएगा, अभी से देखिए, अभी शिवसेना को 60 सीटें मिलती है, 70 सीटें मिलते हैं, इसी की चर्चा मिल रही है। कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिल रही है। एक बात तो कांग्रेस ने भी समझ लेना चाहिए कि वो शिवसेना और शरद पवार के कारण उनको थोड़ा सा एक रिवाइवल मिल गया है, लेकिन अभी एकदम वो आसमान में पहुंच रहे, 100 के ऊपर मिल रहे हैं। कारण उनका वो इंटरनल मामला है, हम नहीं करते। लेकिन जहां तक हम लोग हैं, हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला सब तय हो गया है। हम इलेक्शन मोड में आ गए हैं और सरकार हमारी बनने वाली है। वो ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी बहुत सारी चीजें जो है तय नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है अगले 1-2 दिनों में जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है दोनों तरफ के घटक जो है लेकर आ जाएंगे। लेकिन भरत जी, आपने कहा कि हरियाणा से अलग है महाराष्ट्र, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र हरियाणा से अलग है, लेकिन कांग्रेस तो वही है ना। सवाल ये उठ रहा है कि हरियाणा में जो आप हारे थे, क्योंकि मैं बार बार अगर वहां जिक्र कर रहा हूं तो वो रेफरेंस पॉइंट इसलिए है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हारी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप लोग अति आत्मविश्वास में थे। 99 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को। उसके बाद कांग्रेस ने राहुल जी को जननायक घोषित कर दिया और कहा कि हम आ रहे हैं। यहां तक भी बोल दिया कि भैया ये सरकार तो थोड़ी देर में जाने वाली है, हम आने वाले हैं, और हमने जो है मोदी जी का आत्मविश्वास डिगा दिया, क्या क्या कहा जा रहा था। लेकिन हरियाणा चुनाव में आप लोगों का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो एक्सपोज हो गया। आप लोगों ने जिनको नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या वो आत्मविश्वास जो है आत्मविश्वास के शिकार ना हो जाए पार्टी, ये भी आपके लिए चिंता का विषय है? क्योंकि ये बात आ रही है, लगातार मीडिया में आ रही है कि कांग्रेस अभी इस बात को लेकर देख रही है कि हरियाणा वाली गलतियां यहां ना दोहराएं। तो ऐसी कौन सी गलतियां थी हरियाणा वाली जो आप यहां नहीं दोहराना चाहते? देखिए, उसमें हाईकमान की तरफ से चिंतन मंथन का दौर चल रहा है कि बहुत सारे विषय हो सकते हैं, कोई एक विषय नहीं हो सकता है कि किस तरह से हम वहां पे हारे हैं तो कुछ न कुछ तो कारण होगा, उस कारण का पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पाठक जी ने कहा कि कांग्रेस शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो, उनके कंधे पे सवार होकर पार होना चाहती है, तो पार तो आप जो है महाराष्ट्र में मुझे लगता है शिंदे जी के कंधे पे होना चाहते हैं। आप लोकसभा में कितनी सीटें लिए थे आप वो देखिए, और कितने जीते, और शिंदे जी की स्ट्राइक देखिए कितना है। आपसे बेहतर तो शिंदे जी करके गए। आप क्या कर रहे थे 105 सीट लेके? बड़ी विडंबना है कि बड़ा दिल दिखाते हैं, कहते हैं कि 105 सीट लेके हमने उप मुख्यमंत्री दिया। जरा पूछिए देवेंद्र फडणवीस जी से कि उनके छाती पे, दिल पे सांप किस तरह से रेंग रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में जाके बार बार पता चला आपको, दिल्ली में कितनी बार आप लोग जा रहे हो, मतलब हर दूसरे दिन शिंदे जी और फडणवीस जी दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह जी से, मोदी जी से चर्चा कर रहे हैं कि ये पहले फाइनल करो कि मुख्यमंत्री कौन। तो ये आप लोग अपने घर का झगड़ा है, घर में सुलझाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर है झगड़ा। और हमारे यहाँ पे बहुत ही ऑल इज वेल चल रहा है। हम कभी नहीं बोले हैं कि हमें इन्हें देख के घिन आता है, हम कभी अपने साथियों को नहीं कहे हैं, क्योंकि अगर कहेंगे ना विश्वास जी, तो मुझे लगता है 1 मिनट भी साथ नहीं रह सकते हैं।
लेकिन हम वो ऐसा नहीं कहते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं शरद पवार जी से भी, हम बहुत प्यार करते हैं उद्धव जी से भी, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये प्यार का नतीजा आपको दिखेगा, कम से कम 200 सीट इस महाराष्ट्र में हमारे। अखिलेश जी से प्यार करते हैं? क्यों नहीं करते भाई? हाँ, हमारे साथी बिल्कुल हैं। प्यार तो है, लेकिन हमारे साथी हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो भी महाराष्ट्र में डेरा डाल चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भैया हमारी वजह से हम लोग एकजुट थे, इसलिए जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पर रोका। और जब आप कह रहे हैं कि प्यार करते हैं अखिलेश जी, तो वो प्यार मध्य प्रदेश में दिखा था, किसी ने चिरकुट पार्टी का, किसी ने कुछ का, वो प्यार उस समय दिखा था। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमको 12 सीटें चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमको 12 से कम मंजूर नहीं है। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने आपको ठेंगा दिखा दिया है, 2 सीटें दी हैं सिर्फ। नहीं, इसे ठेगा नहीं कहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर वहां पे वो मजबूत है तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अगर हम यहाँ पे मजबूत है तो हमारे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हम तो कह रहे हैं ना कि मोहब्बत की दुकान तो कांग्रेस ने ही खोला है। अब भाजपा वाले भी चाहे तो आए, तो हम भी उनको मोहब्बत करने के लिए तैयार है। उस संसद में देखा था कि किस तरह से राहुल जी ने गले मिलकर जो है मोहब्बत का पैगाम दिया था, लेकिन अब उसको न माने, आप नफरत करें, तो नफरत तो आपका आज से थोड़ी नहीं है, तो शुरू से इतिहास है नफरत। तो मुझे बताइए ना कि कितनी सीटों की उसकी दावा, तो फिर क्या रहो ना, वो 12 सीटें मांग रहे हैं भाई। मांगने का अधिकार सबका है ना, मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ। 165 सीट कह रहे, रोज रो रहे हैं कि 165 चाहिए, 165 चाहिए। अब 165 पे आते हैं कि नहीं आते, हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। हर व्यक्ति, देखिए कहते हैं ना कि जब बच्चा रोएगा तो ही तो माँ दूध पिलाएगी, तो जब वो कुछ बोलेंगे तो ही तो कुछ आगे बात बढ़ेगी। वो तो शिवसेना भी रही है, उद्धव ठाकरे जी का नाम घोषित कर दो तो शिवसेना, उनका भी पेट भर दीजिए ना। वास्तव जी, ये मामला भी अब खत्म हो चुका है। अब उद्धव जी ने, आपको शायद पता होना चाहिए कि उन्होंने बयान दिया है कि अब जो है चुनाव के बाद हम डिक्लेयर करेंगे। ये खुद उद्धव जी ने कहा है। वो भी समझते हैं कि चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे ना भाई, मुख्यमंत्री तो 3 में से कोई और बनेगा। भाजपा का तो मुख्यमंत्री बनने से रहा, मुझे मालूम नहीं, आपको इस मंच से आज बता दो कि भाजपा का महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने से रहा। अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है मेरे नजर से छूटा हो कि उन्होंने कहा है कि ऐसा कि भाई मुख्यमंत्री। शैलेंद्र जी देखिए इनकार कर रहे हैं। एक मिनट शैलेंद्र जी, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को शैलेंद्र जी उन्होंने इनकार कर दिया है क्या? क्योंकि मैं तो रोज सुन रहा हूं, कभी प्रियंका चतुर्वेदी, कभी जो है संजय राउत, रोज दावा ठोक रहे हैं, खम ठोक रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद तय होगा? थोड़ा शायद मैंने कम पढ़ा होगा पिछले 8 दिनों में, क्योंकि सर बोल रहे हो तो शायद पता होगा। मैंने भी नहीं पढ़ा, इसलिए उद्धव जी ने कहीं कहा होगा। क्लियरफाई कर देता हूं, चैनल पे मैं क्लियरफाई कर देता हूं। 6 दिन पहले दिल्ली जब सब गए थे, दिल्ली से आने के बाद में जब बात हुई तो पत्रकारों से जब बातचीत हुई तो उद्धव जी ने कहा कि पहले भाजपा ये तय करे, भाजपा ये बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन है, सरकार उनकी है। और रही बात हमारी महाविकास आघाड़ी की, तो हम चुनाव के बाद भी तय कर लेंगे। सही बात है। सुनिए, देखिए इससे बात इंद्र सही कहा। उद्धव ठाकरे ने वही कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री बाद में डिसाइड करेंगे। उनके संजय राउत रोज सुबह 9 बजे वही बात कर रहे हैं। और हरियाणा एक कार्यकर्ता अगर बोलता है तो बहुत अच्छी हरियाणा बात के है। रिजल्ट के बाद में संजय राउत ने तो और भी अपना इंटेंसिफाई कर लिया है। तो कांग्रेस को कहते हैं कि आप बताओ, अरे भाई, चुनाव लड़ना चाहते ही नहीं चाहते। अभी देखो इनकी जो तेवर है, 9 सीट आने के बाद हमारा जो गठबंधन है, आज शिंदे जी का तेवर देखिए कैसा है। भारतीय जनता पार्टी का ये 30 साल पुराना हमारा नाता है। उसके बाद में अजीत दादा भी हमारे साथ में अलाइन हो गए हैं। जब तक आपका गठबंधन एक होमोजीनियस नहीं होता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। ये लोग तो क्या है कि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। 2 साल पहले आए इकट्ठे। मैं इसी पर आता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा बदलाव आया है। तो शैलेंद्र जी, एक तो ये जो बात अभी चर्चा चल रही है उद्धव ठाकरे, जाहिर सी बात है ये नहीं भूलना चाहिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद चाहते थे। और आज क्या वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि वो छोटी पार्टी रहेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं होंगे? क्या इसके लिए वो तैयार हो गए इतनी आसानी से? नहीं, 3-4 चीजें इसमें है सम्मिलित। एक तो उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए वो मुख्यमंत्री पद के लिए ही गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो 2 रीजन दिए थे वो ये बताया था कि मुझे अमित शाह जी ने 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद प्रॉमिस किया था और वो मुकर गए, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। तो ये जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए ही गए थे। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मेरे पिताजी को मैंने वचन दिया था कि मैं एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहता है कि 95 में मनोहर जोशी जी बने थे मुख्यमंत्री, वो तो शिवसैनिक ही थे। नारायण राणे बने, वो शिवसैनिक ही थे। तो ये तो कोई मतलब, ये तो जुमला ही हो गया कि शिवसैनिक को बनाऊंगा। तो नारायण राणे और मनोहर जोशी तो शिवसैनिक ही थे। तो उद्धव ठाकरे जी का वो मौका परस्ती था और वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। ये तो एक बात। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं अभी
कि अभी अभी उद्धव जी ने कहा था कि हमको मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए या तो बाद में तय करेंगे, ये दोनों चीजें उन्होंने कही नहीं है। संजय राउत जी रोज बयान दे रहे हैं, उसमें एक ही बयान पिछले 2 दिनों में जो आया है वो इस तरीके का है कि चुनाव को देखते हुए हम 2 कदम पीछे जा सकते हैं। यही एक बयान है जो थोड़ा सा नेगेटिव है उनके लिए, लेकिन यह नहीं कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उल्टा, जब कल को शरद पवार जी ने कहा था कि जयंत पाटिल जी की तरफ इंडिकेट किया था कि शायद उन्होंने उनमें नेतृत्व गुण है, नेता बन सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा था बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, ये कहा था जयंत पाटिल को, यह नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो शरद पवार जी का पूरा राजनीति जो है वो संदिग्धता का है, वो अनएम्बिगुअसली ऐसा कुछ कहते नहीं, कभी एक संदिग्धता पैदा करते हैं। वैसे ही उन्होंने जयंत पाटिल की तरफ निर्देश किया है, लेकिन उनकी ही बारामती में जो उनका गढ़ है वहां पे सुप्रिया सुळे के पोस्टर लगे थे मुख्यमंत्री करके, फ्यूचर मुख्यमंत्री। अभी नाना पटोले जी के भी लगे थे कई शहरों में। तो सुप्रिया सुळे जी के बारामती में पोस्टर लगना, ये ना तो शरद पवार जी ना तो सुप्रिया सुळे जी की मर्जी के बिना लग सकते हैं। तो इसका मतलब उनके दिल में मंशा है कि सुप्रिया जी को बनाया जाए। यानी तीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार इनके पास हैं। दावेदार नहीं है, दावेदार कहने को तो हम लोग हर एक पार्टी से 4-5 निकाल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये 4 या 6 मुख्य दल जो है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि कांग्रेस में आज कांग्रेस का कोई नेता राज्य का नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि उसको हाईकमांड पूछना पड़ेगा। कोई कह नहीं सकता पब्लिकली, क्योंकि आज की बात नहीं है। 40 साल पहले भी जब कांग्रेस ही एक बड़ा दल था महाराष्ट्र में, समझो 180 चुन के आ गए, तो एक लाइन का रेजोल्यूशन करते थे एमएलए के पक्ष नेता पक्ष श्रेष्ठी जो बताएंगे, यानी कि हाईकमांड जो बताएंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये डेमोक्रेसी की विडंबना थी। ठीक है, लेकिन एक बात और जो महाराष्ट्र की राजनीति में उस पर आऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या विचारधाराओं की जो राजनीति चलती थी, क्या वो खत्म हो गई है या फिर जो समझौते हुए हैं क्योंकि वो विचारधारे से अलग हटकर हुए हैं। मैं इस बिंदु पर आऊंगा, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद महासंग्राम में तीनों मेहमानों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति को और गहराई तक समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस समय की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुए समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य हस्तियों ने इसमें शिरकत की। ध्यान रहे कि ये पहल सिविल सेवकों की क्षमता विकास को समर्पित है और इसका उद्देश्य उनमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पीएम ने वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति हों। पीएम ने कहा कि अगर हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह द्वारा कार्य प्रणालियों में सुधार से हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी सोच में बदलाव के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कर्मयोगी सप्ताह है इसका उन्होंने उद्घाटन किया है। सिविल सेवकों की क्षमता विकास को समर्पित ये पहल है जिसका प्रधानमंत्री ने आज शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने इसमें अपना उद्घाटन भाषण भी दिया। कर्मयोगी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस अवसर पर जैसा कि क्षमता निर्माण को लेकर, क्षमता को बढ़ावा लेकर के ये खास कार्यक्रम है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन भी किया और जिसको संबोधित भी किया है। आप उसी कार्यक्रम की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया और इसको संबोधित भी किया। तो जो कर्मयोगी सप्ताह है ख़ास तौर पर इस बात के लिए ये प्रेरित है कि जो लोक सेवक हैं उनकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देना, उनमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके तहत आज ये कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का ये शुभारंभ किया गया है। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कि बहुत से गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की, वो उसमें शामिल हुए। और जैसा कि हमने बताया कि इसका जो मकसद है, ये जो पहल है, ये सिविल सेवक जो हैं, सिविल सर्वेंट्स, उनकी क्षमता विकास को समर्पित है और उनमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य इस पहल के पीछे है। तो ये जो शुभारंभ किया गया वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुँचे, उन्होंने शुभारंभ किया, उन्होंने वहाँ पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया और इस मौके पर जो उन्होंने ख़ास बात कही वो ये कि मिशन कर्मयोगी जो ये ख़ास कार्यक्रम है, ख़ास पहल है, इससे हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति हो। तो ये प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य को, लक्ष्य को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह भारत लगातार विकास करता जा रहा है, विकास के पटल पर अपने कदमों को लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो अगर यही जुनून कायम रहा तो आगे चल कर के हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्य प्रणाली है उससे इस ऐसे कार्यक्रमों से उसमें सुधार में काफ़ी मदद मिलेगी और अंततः जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है जिसका प्रधानमंत्री लगातार कई बार जिक्र करते रहते हैं अपने संबोधनों में, अपने कार्यक्रमों में, 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में इस तरह के जो पहल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, जो पीछे का नज़ीर है, जो पिछले 10 सालों में जो कार्य संस्कृति में एक बदलाव आया है उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि किस तरह से सरकारी सोच में बदलाव आया है। जो कि हम प्रायः इस बात की चर्चा सुनते हैं कि पहले परियोजनाओं को अटकाने, लटकाने और भटकाने की बात होती थी, जिसमें कोई परियोजना शुरू होने के बाद दशकों तक यूं ही पड़ा रहता था और उसके बाद वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता था। लेकिन जो पिछले 10 सालों की कार्य संस्कृति है उसमें हमने देखा कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो समय से पहले भी पूरी हुई हैं और समय से तो पूरी होने वाली परियोजनाओं की लिस्ट बड़ी लंबी है इन 10 सालों में। तो उसका प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकारी सोच में बदलाव है, उसी बदलाव का ये नतीजा है कि इस तरह से अब जो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और जिसका कि लाभ भारत को विकसित बनाने में मिल रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर जो आज कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह, इसके शुभारंभ के अवसर पर ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, उसमें इस समारोह का आयोजन किया गया है। और इस समारोह में बड़ी संख्या में, जैसा कि आप लोक एवं कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी देख पा रहे हैं और तमाम जो नामचीन हस्तियां हैं, तमाम जो गणमान्य हस्ती हैं, उन्होंने वहां पर शिरकत की है, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद जो है वो
कार्य क्षमता में, कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना, क्योंकि लोकतंत्र में जो लोक सेवक होते हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो अगर सही ढंग से काम करें तो उसका सीधा लाभ जनता जनार्दन को मिलता है। जो सरकार की तमाम परियोजनाएं लोगों के लिए होती हैं उसे समय से पूरा करने में और ठीक से पूरा करने में उससे काफ़ी मदद मिलती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी सोच के तहत ये कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। और अब इसमें ये जो पहल है ये ख़ास तौर पर जैसा हमने बताया कि जो सिविल सेवक हैं, जो लोक सेवक हैं, उनकी क्षमता के विकास को ये समर्पित है कि उनकी क्षमता और ज़्यादा बढ़े। और साथ ही यहाँ पर एक बात का जिक्र ज़रूर होना चाहिए, वो ये कि बदलते दौर में जब तकनीक और तमाम तरह के तकनीकों का इस्तेमाल वो जब केंद्र में आता जा रहा है तो ऐसे कार्यक्रमों की जो प्रासंगिकता है, जो ऐसे कार्यक्रमों का महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बदलती तकनीक, बदलती कार्य संस्कृति, इसके लिए निश्चित रूप से जो ऐसी पहल है वो अप टू डेट यानी कि बिल्कुल अद्यतन लोक सेवकों को बनाता है और उसका फ़ायदा उनकी कार्य संस्कृति में और आखिरकार अंततः जो देश है उसको उसका फ़ायदा मिलता है। देश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने में उसका फ़ायदा मिलता है, जिसके तहत ऐसे पहल और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। पीएम ने जो इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, उस अवसर पर कई महत्वपूर्ण बात भी कही है। तो इस खास कार्यक्रम का जो आयोजन है वो दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। और अब हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं अपना खास प्रोग्राम डीडी डायलॉग, जो कि महाराष्ट्र चुनावों पर महासंग्राम है, उसको जारी रखते हैं। आप उस कार्यक्रम को देखिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस वक्त मुंबई में हैं। महासंग्राम, महाराष्ट्र की राजनीति के महासंग्राम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, 288 विधानसभा सीटें हैं, 145 का जादुई आंकड़ा है। और इस आंकड़े तक कौन पहुंचेगा? दो गठबंधन जो है वो आमने सामने हैं। दोनों गठबंधन के भीतर जो है अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। दोनों गठबंधनों के पास अपने अपने नेता हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बारे में सबसे बड़ी बात जो है ये कि महाराष्ट्र की राजनीति बीते 5 सालों में पूरी तरह से बदल गई है। इसलिए इस बार कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अगर पूरे देश में कहेंगे तो देश में लोग इस वक्त दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, दिवाली की साफ सफाई हो रही है, लोग पटाखे फुलझड़ियां खरीद रहे हैं। कई जगह हालांकि पटाखे प्रतिबंधित हैं, लेकिन पटाखे और फुलझड़ियां जो है अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में फूटेंगे। क्योंकि अभी जैसे ही सीटों का ऐलान होगा, गठबंधन की जो सीट कॉम्बिनेशन है उसका ऐलान होगा, यहां कई फुलझड़ियां, कई पटाखे फूटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं। इन्हीं सबको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं 3 मेहमान मेरे साथ। भरत सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। विश्वास पाठक जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। शैलेंद्र परांजपे जी वरिष्ठ पत्रकार है। शैलेंद्र जी, जो राजनीति अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा देश महाराष्ट्र को बाला साहब ठाकरे की राजनीति से जानता है, जिन्होंने महाराष्ट्र को और खास करके मुंबई को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया। यहां जो दो गठबंधन थे वो आइडियोलॉजिकल रूप से बिल्कुल बटे हुए थे, आइडियोलॉजिकल रूप से एक बड़ी दो थी। लेकिन इस चुनाव में सब गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 5 साल की राजनीति, इनके साथ बीजेपी के साथ एनसीपी है, जो हिंदुत्व की उनकी आइडियोलॉजी अलग है। वो बल्कि उनका बयान भी आया कि मैं मैक्सिमम मुस्लिम कैंडिडेट को वो टिकट दूंगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। वो उद्धव ठाकरे जिनके पिता को जो है हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, और राहुल गांधी कहता है कि हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग होता है। वो वीर सावरकर को कहते हैं कि मैं वीर सावरकर नहीं बनूंगा, माफी वीर थे। तो ये आइडियोलॉजिकल जो वॉर थी महाराष्ट्र की, वो कैसे आप देखते हैं इस चुनाव? देखिए, आइडियोलॉजी की बात जहां तक है, पॉलिटिक्स में रिजल्ट ओरिएंटेशन ज्यादा जरूरी है। जैसे हर एक पार्टी को आप पूछोगे तो बोलते हैं इलेक्टिव मेरिट देखा जाएगा, यानी कि भले ही उस उम्मीदवार के खिलाफ कितने भी चाहे संगीन अपराध दर्ज हो, कानूनन उसको सजा नहीं हुए तो फिर वो कन्विक्ट नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी चाहे संगीन गुनाह दर्ज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही राजनीति में ये रिजल्ट ओरिएंटेशन की वजह से
आइडियोलॉजी की किसी को भी पड़ी नहीं है। एक बड़ी विडंबना यह है कि जैसे उद्धव ठाकरे जी जब गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ और मुख्यमंत्री बने, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मौका परस्ती था, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तब सारी आलोचना पिछले 4 साल में, 5 साल में या पहले 2.5 साल में उद्धव जी की हुई थी और यह कहा गया था कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के साथ प्रताड़ना की है। ठीक है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म डाइल्यूट हो गया उद्धव जी को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट, ना कि शरद पवार जी का सेक्युलरिज्म डाइल्यूट हो गया। शरद पवार जी उतने ही सेक्युलर है, कांग्रेस आज भी उतनी ही सेक्युलर है। जो एक जमाने में शिवसेना का नाम लेने से डरते थे, शिवसेना को अछूत मानते थे, उनका उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया 2.5 साल। ये जा रहा है, लेकिन वो फिर भी सेक्युलर है। अब शिवसेना सेक्युलर हो गई है, कहा तो ये जा रहा है उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए, लोग ये कह रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये सारा मौका परस्ती है, राजनीति है और सत्ता के लिए ये सारे दल कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। सब सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विश्वास जी, सत्ता सबसे बड़ी चीज हो गई है, आइडियोलॉजी अब जो है अब रही नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात तो कह दिया, ज्यादा विधायक आने के बावजूद भी हमने कभी मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं किया। आपको उदाहरण दिया, बिहार का भी दिया, महाराष्ट्र का भी दिया। देखिए, हमारे लिए सत्ता ये ऐसा साधन है कि जो हम लोगों की सेवा करे। हम डबल इंजन की सरकार का जो कंसेप्ट लाया है, आप हर राज्य में देखो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उधर डेवलपमेंट हो रही है। और 2022 के बाद जब यहाँ पर वापस सरकार आएगी, सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से काम हुए, आप अटल सेतु जाकर देखिए जिस प्रकार से काम हुआ है। जो कोस्टल रोड है, जो 1974 में उसका प्लानिंग हुआ था, कभी एग्जीक्यूशन हुआ नहीं था। नागपुर से मुंबई तक जो समृद्धि महामार्ग बना है, आज 10 घंटे में आप नागपुर से मुंबई प्रवास कर सकते हो। मेट्रो जो बंद पड़ गई थी, मेट्रो सब हो रही है। देखिए, इस प्रकार की डेवलपमेंट करने के लिए हमें सत्ता चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बने वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार इसलिए चाहिए ताकि वो डबल इंजन की सरकार रहे। और महाराष्ट्र ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हमारे लिए इसलिए है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी है, क्योंकि अगर हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करना है तो महाराष्ट्र का योगदान ये आज के तारीख में 15% है, उसको 20% तक ले जाना है और वो जाएगा। आज 500 ट्रिलियन की इकोनॉमी महाराष्ट्र ने ऑलरेडी अचीव कर ली है। यहाँ पे हर क्षेत्र में जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं जैसा बिजली क्षेत्र के मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज किसानों को दिन में बिजली मिलना चालू हो गया है। 8 रुपए की जो बिजली वो 3 रुपए में सोलार के माध्यम से उनको मिलने वाली है। अगर हमने बिजली का बिल माफ किया है तो इट इज विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 8 रुपए और 3 रुपए का जो गणित है, 15,000 करोड़ की सब्सिडी और ये जो बचत है उसमें से हमने उनको मुफ्त दिया है। इसलिए लेकिन एक बात है, मैं भरत जी से भी इस पर रिएक्शन लूंगा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो, लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी की जो इकोनॉमिक अगर उसकी पॉलिसी की बात करेंगे तो आप लोग तो जो है कहते थे कि भाई मुफ्त की रेवड़ियां बांट, कल्चर से दूर रहना चाहिए। अब महाराष्ट्र में भी जो है आप लोग जिस तरह से लाडली बहना योजना, उसके बाद जो है रोजगार भत्ता युवाओं को जो है, तो अब लग रहा है यहां पर आप भी उसी राजनीति पर चल रहे हैं और उसके कारण कई लोगों को चिंता है कि महाराष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो सकती है, क्योंकि इस राजनीति में आप भी अब दौड़ रहे हैं। देखिए, अर्थनीति कैसे हैंडल करना चाहिए ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझता है। 2019 तक महाराष्ट्र में एफडीआई नंबर 1 था। महाराष्ट्र वाज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एफडीआई। उसके बाद में इनकी सरकारें जो घर में बैठ के सरकार चलाते थे, हम 5वें पायदान पे चले गए। 2019 के बाद में लगातार हम एफडीआई में नंबर 1 पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए किस प्रकार की आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी है, रेवेन्यू मॉडल कैसा बढ़ाना है, ये हमको अच्छी तरह से समझता है। उसका पूरा अभ्यास करने के बाद में हम जिन लोगों को मदद देना अपेक्षित है उनको मदद दे रहे। मैं आपको बिजली का इसलिए उदाहरण दिया कि पहले हमने कैलकुलेशन किया, 8 रुपए की बिजली हम किसानों को 3 रुपए में देना चालू कर दिया। उसमें से जो बचत होने वाली है इसलिए हमने उनको बिल माफ किया, और बिल हमने किसानों का माफ किया, इंडस्ट्रीज और बाकी रेसिडेंशियल का नहीं किया। इसलिए हम जो राजनीति कर रहे हैं वो इट इज फुल सेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऐसी कर रही है, और ये सब होने वाला है। जब हमारा एफडीआई बढ़ेगा, जब हमारी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बनेगा तो इनकम टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सिबल राजनीति कहते हैं। तो इसको भरत जी ये कह रहे हैं हम रिस्पॉन्सिबल राजनीति करते हैं, और
अगर ये जो कह रहे हैं, जो भी विश्वास जी कह रहे हैं, उसमें लोग कंपैरिजन अब करने लगे हैं। जब भी कभी इस तरह की बात आती है तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं हिमाचल प्रदेश से। अब मैं हरियाणा से हिमाचल इसलिए पहुंच गया क्योंकि लोग इकोनॉमिक्स की बात आ गई। हिमाचल में आप लोगों ने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के चक्कर में आज वहां लोगों को कहा था कि आपको ओल्ड पेंशन मिलेगी, आज लोग कह रहे हैं वहां सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल रही। ये कह रहे हैं कि हमने जो मॉडल बनाया वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। आपका मॉडल जो है वो जो है रेवड़ियां बांटो, चाहे राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। देखिए, आप लोग सब लोग बैठे हैं और कितना बढ़िया इन्होंने दिन में सपने दिखाए। हिमाचल प्रदेश में तो आप बता रहे हैं, लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो पैसे 4-6 महीने का जो दिया गया है, आप जरा हॉस्पिटलों में जो राजीव गांधी निराधार योजना जो हम लाए थे, जिसमें मुफ्त में गरीबों का इलाज होता था, आज वो नाम बदल गया है, ज्योतिबा उस फुले करके उन्होंने फुले जन आरोग्य फुले वो कर दिया है। लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, पिछले 6 महीनों से उनका जो है पैसा नहीं मिला है। मतलब जो मैं इलाज कराया हूं तो जो मेरा पैसा बनता है सरकार के ऊपर, वो पैसा उनको नहीं मिला है। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? इस तरह से चलेगा महाराष्ट्र? 2 लाख करोड़ कर्जे में आ गए पिछले 6 महीने में। अजीत पवार जी ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से दूं लाडली बहनों को? इस तरह से अब उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया है कि हमने जो है 45,000 करोड़ निकाल दिया है अलग से। भरत जी, आपने लाडली बहना योजना की बात करी, तो क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो उस योजना को वापस ले लेंगे? क्योंकि कई नेताओं ने कहा है कि बीजेपी की सारी जो योजना है हम उनको वापस, तो लाडली बहना योजना क्या वापसी हो जाएगी अगर आपकी सरकार आती है? वो तो वापस लेंगे ना। भरत जी को रिस्पॉन्ड एक मिनट, वो तो वापस लेंगे। क्यों? इनकी नीति ये है 100 रुपए में से 15 रुपए लोगों तक पहुंचाना है। हम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए भेजते हैं। ये तो योजना बंद करनी है, उनको पैसा घर ले जाना। मैं बता दूं कि पहले तो ये बहुत विश्वास करते थे विश्वास जी की, जैसे आपने फ्री बीज की बात किया कि नहीं देना चाहिए, इससे देश का इकोनॉमिक खतरे में आ जाएगा, हम कहां से पैसे देंगे। तो ये देखा देखी अब हमारा भी ये शुरू कर दिए। तो ऐसे भी तो क्या है कि ये चुराने वाला काम तो करते हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप वापस ले लेंगे लाडली बहना योजना? उसी पे आ रहा हूँ ना भाई, सवाल जो करेगा तो उसका जवाब तो देने दीजिए। बिल्कुल आपको मौका दूंगा। इतना दबाव आप पे नहीं होगा, आप पे इतना दबाव नहीं होगा, मुझे पता है। उन्होंने तो घोषणा कर दी वापस लेके बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको विश्वास जी, ये हम और बढ़ा के देंगे। लाडली बहना को योजना बढ़ा के देंगे। जब हम हिमाचल में दे रहे हैं, से लाओगे बताओ? आप जहां से ला रहे हैं वहीं से लाएंगे सरकार। वाजपेयी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और विश्वास जी को तो विश्वास दिलाता ही हूं कि इसको हम बढ़ा के देंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा, इस बात से सहमत है, योजना अच्छी है, इसको वापस नहीं लेना चाहिए। कोई भी अगर किसी के लिए योजना गरीबों के लिए चालू की जाती है तो वो अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब योजना है, मगर उसका एक सिस्टम होता है। आप अपने ऊपर कितना बोझा उठाएंगे बताइए? आपकी कैपेसिटी 50 किलो की है, आपको 100 किलो अगर लाद दिया जाए सर, ये बात तो बैठ जाएंगे। बात हिमाचल में नहीं, हमारा देखिए, हिमाचल में क्यों हम तकलीफ में है? केंद्र से जो पैसा आना चाहिए हिमाचल को, हमको पैसा नहीं आता है। हमारी जहां सरकारें या विपक्ष की जहां सरकारें है, आप हमारा जो है रेवेन्यू जो देना चाहिए पैसा, वो देते नहीं हो। आज महाराष्ट्र और मुंबई की खास करके मैं बताऊं, आप जितने मुंबई से अगर लोग होंगे यहाँ पे, तो उनसे पूछिए कि उनके घरों के बिजली के दाम आज कितने बढ़ गए हैं, आज वो कितने परेशान है। हम लोग डंडे खाए थे पिछले 2 महीने के बाद, जो बादानी पे हम जो है मोर्चा लेके गए थे। आज जहां पे 500-600 का बिल आता था, आज वहां पे 1,500 से 2,000 की बिजली जो है वो बिल भर रहा है। तो क्या खासियत है अदानी में भाई, ये तो बताओ। धारावी पूरी गिरवी पर रख दिया। ये कह रहा हूँ, आज की तारीख में कोई भी चुनावी बहस जो है बिना अडानी अंबानी के पूरी नहीं होती। आना जरूरी, उसका जरूरी है। उसका आना इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी एक के ऊपर पूरा विश्वास करोगे विश्वास जी, तो विश्वासघात होगा। पानीपत में जिस तरह से विश्वासघात हुआ था, उस तरह से आपके साथ भी विश्वासघात होगा। क्योंकि कांग्रेस हर जगह यही इश्यू बनाती है कि भाई किसी स्टेट की स्थिति इसलिए खराब होती है क्योंकि आप लोग जो हैं उनको स्टेट का रेवेन्यू नहीं देते, हिस्सा नहीं देते उनको। देखिए, आप आंकड़ों में जाओ, इट इज ऑल सिस्टम ड्रिवन। जो जीएसटी कलेक्शन सेंट्रल में जो होता है, उसमें से प्रोराटा सब कुछ आता है। आप आंकड़े में जाओ, ये लोग सिर्फ हवा में बात करते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए आते हैं तो हम 100 रुपए का गणित रखते हैं और सब तक पहुंचता है। हम सब अनाउंसमेंट कर सकते हैं 100 रुपए के दायरे में। इनका प्रॉब्लम ऐसा है कि इनके पास 15 ही पैसे आते हैं ना, 100 रुपए में से 15 ही आते हैं। बच्चे से घर ले जाते हैं, जो घर ले जाते हैं अपने घर में। अच्छा, जो करप्शन से कांग्रेस 60 इयर्स इन्होंने जिस प्रकार से राज किया, वो राज मोदी जी ने 2014 के बाद में पूरा सिस्टम ड्रिवन कर दिया। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है,
आज गवर्नेंस लेवल देखिए आप, उसके कारण हमको हमारी इकोनॉमिक्स आसान हो गई। वो कह रहे हैं लोगों के बिजली के बिल बढ़ गए, बाकी बिजली पे आता हूँ, उद्योगपतियों के पास चले गए। बिजली पे आता हूँ, मैं जवाब दे बिजली का जवाब दे दूं। दो तीन बिजली का सुनिए, बिजली का ऐसा विषय, ये सारा गलत बोल रहे हैं। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। जब ये मई जून होता है, अक्टूबर होता है, यहाँ पे बिजली का कंजम्पशन मुंबई में कंटिन्यूस बढ़ जाता है। फैन, एसी ये सब बढ़ते हैं। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो आपकी बिजली की स्लैब बढ़ जाती है। बिजली की स्लैब बढ़ जाती है तो उसका एप्लीकेबल रेट भी बढ़ जाता है। एकदम सफेद झूठ है, बिल रहता है, एकदम सफेद झूठ है। ट्रैफ आप देखिए कितना बिजली बढ़ा हुआ है, आपको भी पता चल जाएगा। 15 दिन के बाद पिछले चुनाव आ एक रहा साल के है, पहले कितना था और आज में जिस प्रकार से मार खाने वाले हैं, राफेल जैसा विषय उठाते हैं, ऐसा नहीं। अब एक ही जन पूरा अगर वो लेके जाएंगे। आप बोलिए। देखिए क्या है कि बिजली का ट्रैफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, परांजपे जी अच्छे से उसको विश्लेषण कर सकते हैं। और मैं बताता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि ट्रैफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। गरीबों का जीना दुभर हो गया है, जीना। दूसरी चीज, आपने कहा कि विकास की बात की, इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। तीनों, दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री आने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिया। रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कहा कि हमने कितना करप्शन किया है बीएमसी में, कितना टका। तो रिपोर्ट कार्ड आपने दिया है, लेकिन रेट कार्ड नहीं बताया। वो रेट कार्ड में आपका आज पोल खोलता हूं। बीएमसी में से लेके आप कोस्टल रोड से लेके आप अटल सेतु तक कितना करप्शन, कितना % लेते थे, वो नहीं बताया आप रेट कार्ड में। आपने रेट कार्ड में ये नहीं बताया कि किस तरह से एक मंत्री को गोली से मार दिया जाता है, जिसको वाई सुरक्षा मिली होती है। उसके बाद में भी आपने उसका नहीं बताया कि किस तरह से रेट, क्या पोजीशन में किस तरह से हुआ। आप कहते हैं वाई पर सुरक्षा नहीं मिला है, वो कहता है मैंने लेटर लिख के दिया था, मुझे वाई पर से सुरक्षा मिली थी। ये हालत है। पिछले 2 सालों में श्रीवास्तव जी, 2 सालों में 14 जो है यहाँ पे फायरिंग हुई है, 14 महाराष्ट्र में। हम 90s में पहुंच रहे हैं, जब थ्रेट कॉल आती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था, उस समय थ्रेट कॉल आती थी। तो मतलब आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है? बता रहा हूं, अभी आप सुन तो लीजिए पूरा। ये उसका रेट कार्ड नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से बदलापुर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। आपने उसको इनकाउंटर कर दिया, करिए इनको निकाल के इनकाउंटर। क्यों नहीं कर रहे इनको निकाल के इनकाउंटर? बिश्नोई जी को आपने जो है दामाद बना के आप जो है उसको तिहाड़ जेल से लेके जाते हैं साबरमती। क्यों? सरकार आपकी वहां पे किसकी सरकार है? गुजरात में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? इनकी सरकार है। दिल्ली में कौन बैठा है? मोदी जी बैठे हैं। बिश्नोई जी को पूरी तरह से, दामाद जी को एकदम, उसके पास कैसे मैसेज गया भाई वो तीनों को? बिश्नोई ने उसको तीनों को मैसेज कैसे दिया कि तुमको इनको मारना है या क्या करना है? यानी कि कहीं ना कहीं आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक, आपके राज्य में मंत्री सुरक्षित नहीं है, हम लोग क्या सुरक्षित होंगे? कोई भी आएगा मार के चला जाएगा। ये आप कैसे विश्वास दिलाएंगे विश्वास जी? उसके बाद में महिलाओं का, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो आप जो है पुणे ले लीजिए, चाहे वो बदलापुर ले लीजिए, चाहे मुंबई ले लीजिए, डेली इस तरह से हो रहा है। इनके सरकार में मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं, प्रदीप शर्मा को आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे प्रदीप शर्मा का। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 110 इनकाउंटर कर चुके हैं। उनके ऊपर दुनिया भर का एलिगेशन, जब हमारी सरकार थी तो आपने लगाया था, जेल में डाला था। एंटालिया का जो है उसके केस में जेल गए थे। आज वो शिवसेना के बैनर पे चुनाव लड़ने जा रही है उनकी औरत, और उनका फोटो लगता है। यानी आप क्रिमिनलों को साथ में लेके चल रहे हैं। जी, ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी वाला केस हुआ और लॉरेंस बिश्नोई को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको दामाद बना के रखा है। फिर दूसरी तरफ जो है बदलापुर का, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के इशू जो है, ये कितने, बताओ, आपकी सरकार के लिए एक चुनौती बने हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है। अगर आप कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी है। जो घटनाएं हो गई है, तुरंत उनको बुक किया गया है, पकड़ा गया है। इन लोगों ने कहा था बदलापुर के केस में कि उसको तुरंत फांसी दो, और अगर उसका एनकाउंटर होता है तो ये लोग चिल्ला रहे हैं कि उसको एनकाउंटर क्यों किया। ये इनकी दुगली राजनीति है। इसलिए यहां पर सभी को कड़े हाथ से किसी को बख्शा नहीं जाता है, एक्शन ली जाती है सभी केस में। अभी बाबा सिद्दीकी भी घटना बड़ी खराब हुई, लेकिन तुरंत लोगों को पकड़ा गया, एक्शन ली गई है। इसको कहते हैं लॉ एंड हैंडल करना। आपकी जो सरकार है अभी, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट वीमेन भी बढ़ गए हैं।
आप ये बोल रहे हो कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन लेना और प्रिवेंटिव एक्शन इसमें फर्क है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा भरत जी कि बदलापुर में सरेआम महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, ये नहीं हुआ है। ये एक थोड़ा सा एबनॉर्मली एक्सेप्शनल काइंड ऑफ क्राइम था कि वो जो व्यक्ति था इन्वॉल्व, उसने बच्चियों के साथ क्राइम किया था और वो 3-4 साल की बच्चियां थी, और वो जो इंसान है वो परवर्ट है, ये एस्टैब्लिश हो गया था। उसकी 2 शादियां हो गई थी, तीसरी बीवी थी, एक बीवी ने उसके खिलाफ एफआईआर भी किया था। तो आप थोड़ा सा जनरलाइज ना करें कि इस शहर में ऐसा होता है, उस शहर में ऐसा होता है, ये होता नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा मंत्री की हत्या हुई। ये बाबा सिद्दीकी जो थे वो एक्स मिनिस्टर थे, सिटिंग मिनिस्टर नहीं थे। हत्या होना कोई अच्छी बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, जरूर है, लेकिन 2 या 4 क्राइम लेके आप उसको एक साथ जनरलाइज करके कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक क्राइम को अलग देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, और मुंबई में क्राइम, जैसे आपने कहा 40 साल पहले की बात है, तो 40 साल पहले तो ना बीजेपी थी ना आज की सरकार थी, तो क्राइम तो तब से है, लेकिन क्राइम के लिए जनरलाइज करना ठीक नहीं है। ये खाली मैं आपको एक ब्रेक ले रहा हूं। इस ब्रेक के बाद जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आऊंगा, इसलिए आऊंगा क्योंकि फिर कह रहा हूं ये बाला साहब ठाकरे की धरती है, और यहां पर जो है हिंदुत्व की बात ना हो, वीर सावरकर की धरती है, छत्रपति शिवाजी की धरती है। यहां पर हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा चुनाव में उठता है। इस बार कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, आऊंगा उस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के महासंग्राम की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में यहां पर विधानसभा चुनाव है, 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को चुनाव नतीजे आएंगे, और इस वक्त हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हम महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व जो है एक मुद्दा हमेशा रहता है, इसलिए रहता है, जैसा मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा, ये वीर सावरकर की धरती है, छत्रपति शिवाजी की धरती है, और ये बाला साहब ठाकरे की धरती है, और यहाँ हिंदुत्व हमेशा एक मुद्दा रहता है। विश्वास जी, इस चुनाव में, हालांकि मैंने शुरू में कहा कि अब एनसीपी आपके साथ है, बाला साहब ठाकरे के बेटे उधर हैं, राज ठाकरे कहाँ, अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि आपने डेवलपमेंट की बातें तो की थी, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर घूमकर हिंदुत्व के इशू पर आ गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, एक इशारों में कहा कि अगर बटेंगे तो बांटने वाला जो है महफिल सजाएगा। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए देश की रक्षा के लिए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है यहां पर भी आपके वो स्टार कैंपेनर होंगे और उनका बयान पॉपुलर है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदुत्व अब इंपॉर्टेंट इशू हो गया आपके लिए? नहीं, हिंदुत्व ये हमारा डीएनए है। हमारा मिशन ये है कि इस देश में, इस राज्य में जो भी नागरिक रहता है उसको हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं कैसे दें। अगर हम नल से जल दे रहे हैं तो वो हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। घर घर में अगर हम बिजली दे रहे हैं तो हम सभी को बिजली दे रहे हैं। तो हमारी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बहुत क्लियर है। जहां तक हिंदुत्व तो हमारा डीएनए है, और हमारा हिंदुत्व यही है कि इस देश में, इस देश के कानून का जो पालन करेगा, संविधान की तरफ से चलेगा, वो हमारा हिंदुत्व है। ओके, भरत जी, वीर सावरकर अभी भी माफी वीर हैं कि बाला साहब उद्धव ठाकरे ने आपको वीर सावरकर जी का इतिहास पढ़ा दिया? देखिए, वो मामला अब रहा नहीं है। अब हमारे लिए चुनाव का मामला है। 1 महीना बचा है चुनाव के लिए, तो किस तरह से लड़ा जाए उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज, अब हिंदुत्व की बात इन्होंने कहा है, तो हिंदुत्व इनके लिए इतना है कि मुस्लिम नाम तो अच्छा लगता है मुंह से सुनने के लिए, तो नल से जल तक मुस्लिम के घर में भी जाएगा, सिख के घर में भी जाएगा, ईसाई के घर में जाएगा, लेकिन जाता नहीं, वो जाता है भाजपा के घर में, क्योंकि जो घर घर में पानी जा रहा है, वो इनका, बता रहा हूँ बेनिफिट हो रहा है, बता रहा हूँ, बहुत सारे बेनिफिट यह है ना कि कैंसिल भी हो जा रहा है।
आप देखिए बहुत सारे ऐसे भी है ना लाडली बहन योजना में नहीं, आप इस मूल सवाल को डॉज करेंगे, मैं इसलिए आ रहा हूँ। वो ठीक है, वो हमने डेवलपमेंट के मुद्दे की बात की। आपने कहा वीर सावरकर मुद्दा नहीं है। वीर सावरकर महाराष्ट्र में हमेशा एक मुद्दा होता है। हमारे लिए अभी कोई तो ऐसा चीज हमारी तरफ से न बोला गया न बोला जा रहा है। हमने कहा कि हमारे लिए डेवलप, हमारे लिए महाराष्ट्र की जनता, हम मुंबई में बैठे हैं, यहाँ की जनता को कैसे सेफ्टी मिले, बहनों को कैसे सुरक्षा मिले। आपने बेरोजगारी की बात ही नहीं की। जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं ना क्वालिफाई करके, ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, आज नौकरी नहीं है। हम लोग सारी नौकरी उठा के कहां चली गई? हम लोग 50 मिनट से चर्चा कर रहे हैं। सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल सुनिए ना। मैं 50 मिनट से चर्चा कर रहा हूं। आपने जो जो इशू उठाए, आप लोगों को पूरा समय दिया, लेकिन वीर सावरकर का मुद्दा आती है आपको बेरोजगारी की याद क्यों आई? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमने कुछ बोला नहीं। पर राहुल जी के बयान तो वायरल है जिसमें उन्होंने कहा वीर सावरकर माफी। हिंदुत्व में बोले तो महबूबा भी इनके साथ थी, बहुत बड़ा हिंदुत्व इन्होंने भी निभाया था। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, मैं एक बताऊं, एक कोट करता हूं। मैं उस समय मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं। सुषमा जी की मैं बहुत मान सम्मान करता हूं और मैं देखा हूं, क्योंकि 2009 में मैं खुद संसद में जब बैठता था, देखता था गैलरी से, तो उनका एक भाषण मुझे आज भी याद है और मैं कोट करता हूं हर जगह। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी हमारी सरकार थी और प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक चीज कहा था कि मुझे ये जानना है कि जीडीपी से कोई मतलब नहीं। जैसे कहा ना कि पेपर आपके पास है, कुछ भी लिख दीजिए, महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, पेट्रोल सस्ता, सब सस्ता, आप लिख दीजिए और दिखा दीजिए। उन्होंने कहा था कि जीडीपी से देश की जनता को, प्रधानमंत्री जी, मतलब नहीं है। देश की जनता का पेट कैसे भरता है ये मतलब है। इसलिए ये चीज है विश्वास जी, क्योंकि अब महाराष्ट्र के चुनाव में हमेशा ये भी होता है महाराष्ट्री वर्सेस गुजराती, तो अभी इन्होंने कह दिया कि क्या आप गुजरात को बनाना चाहते हैं? जल्दी से संक्षेप, फिर परांजपे जी आखिरी बात, क्योंकि हिंदुत्व इंपॉर्टेंट इशू है, बनेगा, मुझे पक्का मालूम है इस चुनाव में जो चुनाव सभाएं होंगी तो उस पर आऊंगा जल्दी से। देखिए, 2019 तक महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 था। उसके बाद में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के आगे चले गया इनके राज्य में। 2022 में वापस देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी की सरकार आई, हम वापस नंबर 1 हो गए। इसलिए क्या बात करें, हवा में बात करें। पेपर तो आपके पास है, साइन आपको दिखाना आपको। परांजपे जी, फिर मैं पूछ रहा हूं, जो बात भरत जी ने कही, ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे समझाने में कामयाब रहे कि भाई वीर सावरकर के मुद्दे को ना उठाया जाए। हालांकि तारिक अनवर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि वीर सावरकर ना राष्ट्रभक्त थे, ना उन्होंने वीर सावरकर की देशभक्ति पे भी सवाल उठाया था। नहीं, इसमें बात यह है कि जैसे राहुल जी की जो बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें महाराष्ट्र में उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जिस तरह से आप देखना चाहे उसे, वो यात्रा समाप्त करते करते वो सावरकर पे बोल गए और उसका काफी नुकसान उनको उठाना पड़ा था। और वो शायद वो जान चुके होंगे, इसलिए भरत जी अभी सावर जी का मुद्दा ऑप्शन के लिए डाल रही है, यानी कि अभी ये क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सूझबूझ के साथ कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तो तब से ये चल रहा है कि उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व जो है डायल्यूट हो गया। और उनकी जो रैलीज थी लोकसभा के दौरान सारी, उसमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय दिखा था। मैं कुछ जात या धर्म के आधार पर विश्लेषण करता नहीं, लेकिन ये दिखा गया था सारी रैलीज में। और ये भी जानकारी है कि कई जगह उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि भाई थोड़ा और भी लोग दिखे रैली में मेरे, नहीं तो ये तो उल्टा हो जाएगा सब। और यही जो चीज है कि लोकसभा का जो चुनाव का क्षेत्र होता है वो 20 लाख के वोटर रहते हैं, अभी असेंबली में 3 लाख रहेंगे, 3-3.5 लाख। तब तो ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो एक तरफा मुस्लिम का वोट गया था उद्धव जी के पास, वो शायद कांग्रेस के बाद जाए। कांग्रेस की स्थिति बहुत सुधर गई है, 1 से 14 तक एमपी है, 13 एमपी उनके और एक उनका रिबेल चुन के आया सांगली से, विशाल पाटिल। इसलिए शायद ये अभी खतरा होगा कि उद्धव जी के साथ उतनी तादाद में माइनॉरिटीज नहीं रहेंगे। एकनाथ शिंदे भी अटैक करेंगे कि इनका जो हिंदुत्व है वो नकली है, और इस तरीके से जरूर चुनाव होगा। कांग्रेस बीइंग अ नेशनल पार्टी वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, सेम बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी का नारा ही हिंदुत्व का है। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस को वोट देने वाले कोई हिंदू नहीं है, बहुत सारे हिंदुत्व मानने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस इतना एग्रेसिवली हिंदुत्व नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनका पहले से कैरेक्टर जो रहा है वो सो कॉल्ड इन कोर्ट्स सेक्युलर रहा है, इसलिए ये है। बहुत संक्षेप में चुनाव की बात होगी, चुनाव के बाद क्या होगा हम नहीं जानते, सरकार किसकी बनेगी। चुनाव नतीजा आने के बाद अगर
नतीजे उस तरह के अनुकूल नहीं रहते जो महायुति आघाड़ी की, तो क्या उद्धव ठाकरे की घर वापसी भी हो सकती है? लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। 2014 में बीजेपी के आए थे 122 एमएलए, उद्धव जी के आए थे 63 और उद्धव जी की शिवसेना सरकार में आई नहीं थी। बीजेपी के 10 मंत्रियों ने शपथ ली थी। तब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये विरोधी दल थे और इनके पास 122 एमएलए थे। तब प्रफुल्ल पटेल जी ने ट्वीट किया था कि महाराष्ट्र को चुनाव अफोर्डेबल नहीं है फिर से, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो एनसीपी बाहर से सपोर्ट करेगी बीजेपी को। तो आप जो बात कर रहे हो कि चुनाव के परिणामों के बाद क्या उद्धव जी वापस जा सकते हैं, क्या शरद पवार नहीं जा सकते मोदी जी के साथ? ये आपने, कोई भी जा सकता है। चुनाव के परिणामों के बाद सबको सत्ता में जाना है। निसंशय ये बात सही है कि यहां पे कांग्रेस बड़ी पार्टी है महाविकास आघाड़ी में और महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए जब सीटों का बंटवारा होगा तो ये जरूरी नहीं कि 40 सीट वाले एकनाथ शिंदे जी को 100 सीटें देंगे या अजित पवार की 40 है उनको 200 देंगे, जरूर नहीं, बिल्कुल नहीं। 105 बीजेपी के तो वही ज्यादा लड़ेंगे। कांग्रेस की 44 है लेकिन वो पार्टी अनडिवाइडेड है। शिवसेना टूटी है, उनके 56 के 16 बचे हैं। एनसीपी के 54 थे, वो 14 बचे शरद पवार जी के पास, तो उनको तो 100-150 सीटें नहीं देंगे। जाहिर है कि कांग्रेस ही बड़ा दल होगा। यानी तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के बाकी सारी पार्टियां किसी के भी पास जा सकती हैं। यानी 23 तारीख को जो चुनाव नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र की राजनीति वहां पर खत्म नहीं होगी, बल्कि वहां से एक तो नए पड़ाव की बड़ा नाट्य शुरू होगा। 23 तारीख के बाद भी बहुत सारे नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल हुआ है, कॉम्बिनेशन बदले हैं, पार्टियां टूटी हैं। तो इस बार भी अगर 23 तारीख को क्लियर कट मैंडेट नहीं आता किसी एक गठबंधन का, तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत उथल पुथल हो सकते हैं। और क्लियर कट मैंडेट आएगा तब भी उथल पुथल हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति। इसलिए अगले कुछ सालों तक जो है बड़ी दिलचस्प रहने वाली है। लेकिन फिलहाल बात चुनाव की हो रही है, चुनाव के हमने मुद्दे उठाए, चुनाव के जो तमाम कॉम्बिनेशन उस पर चर्चा की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो फिलहाल इस पैनल डिस्कशन में महाराष्ट्र के महासंग्राम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।